हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद मानसी। ऑल इंडिया बार एग्जाम के हमारे पीवाईक्यू सीरीज में हम करेंटली पढ़ रहे हैं लेबर लॉ। दिस इज पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पे नहीं देखा हो तो जरूर देखना। इस पार्ट में हम मोस्टली जितने भी केस लॉस लेबर लॉ से रिलेटेड पूछे गए हैं वो डिस्कस करेंगे और लेटेस्ट जो के क्वेश्चंस यानी 2024 और 23 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लेक्चर के बाद पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और भी कोई डाउट हो तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद अस ऑन आवर इंस्टाग्राम। आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक केस की बात हो रही है। दिस केस was a leading case on the point as to whether an employer has a right to deduct wages unilaterally and without holding an inquiry for a period the employee goes on a strike or resort to go slow। तो बेसिकली कहा गया कि एक बहुत लीडिंग केस है जो इस पॉइंट पे था कि क्या एक एम्प्लॉयर को ये राइट है कि वो वेजेस डिडक्ट कर सकता है सीधे सीधे विदाउट होल्डिंग एनी इंक्वायरी। ठीक है, किस टाइम के लिए? जब पीरियड के लिए जब एम्प्लॉय जो है वो स्ट्राइक पे जाए या गो स्लो फॉलो करे यानी काम धीमा कर दे। ऑप्शन है ए बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टीएस केलावाला। ऑप्शन बी रामनी सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी कमानी मेटल्स एंड एलॉयज वर्सेस देयर वर्कमेन। ऑप्शन डी वर्कमेन वर्सेस दीपक बीडी को लिमिटेड। करेक्ट आंसर इज ए बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस टीएस केलावाला। तो देखो इस केस में हुआ क्या, क्वेश्चन क्या था? whether an employer could unilaterally deduct wages for periods of strikes or go slow tactics without a formal inquiry। ये हमारा सवाल था जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा। फैक्ट क्या थे? बैंक ऑफ इंडिया के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने 4 घंटे की स्ट्राइक में पार्ट लिया था, जबकि उन्हें वार्न किया गया था कि उनकी पूरे दिन की पे काटी जाएगी अगर उन्होंने ऐसा किया। और जब नहीं माने वो, तो बैंक ने तो पूरे दिन की पे काट दी। हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो डिडक्शन है ये आर्बिट्ररी है और इम्परमिसिबल है, ये अलाउड नहीं होगा। बट सुप्रीम कोर्ट ने इसे ओवरटर्न किया कि ये अलाउड होगा। और क्या की प्रिंसिपल्स आए? नो वर्क नो पे, काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। दूसरा, लीगैलिटी ऑफ स्ट्राइक इज इमटेरियल। आपकी स्ट्राइक लीगल है ये बात अलग है, बट काम नहीं कर रहे हो उसका पैसा मिले नहीं मिलेगा। ठीक है। थर्ड क्या बोला? नो प्रायर इंक्वायरी नीडेड फॉर मास एक्शन। अगर ऐसा मास एक्शन है तो उस केस में प्रायर इंक्वायरी की नीड नहीं होगी। गो स्लो जो है ये एक मिसकंडक्ट माना गया। डिडक्शन किनके केस में वैलिड नहीं है? अगर कोई एम्प्लॉय जेन्युइनली काम पे आना चाहता था बट वाज प्रिवेंटेड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम मैनेजमेंट। मान लो बैंक में 50 लोग थे और उनमें से 4 लोग थे जो ईमानदारी से काम पे आना चाहते थे, बट उन्हीं के ऊपर दिक्कत आ जाती है अगर वो नहीं नहीं फॉलो करते रूल्स, तो उस केस में उनको प्रोटेक्ट करना होगा, उनका डिडक्शन गलत है। अदरवाइज सीधी सी बात है कि इस केस में वो डिडक्ट एम्प्लॉयर कर सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेयर इलीगैलिटी ऑफ द स्ट्राइक डज नॉट पर से स्पेल अनजस्टिफाइबिलिटी। जस्ट बिकॉज स्ट्राइक इलीगल है इसका मतलब ये नहीं है कि अनजस्ट है। ठीक है, जे कृष्णा अय्यर ने किस केस में कहा था? ए चंद्रमलाई स्टेट वर्सेस इट्स वर्कमैन। बी एसोसिएटेड सीमेंट लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। ऑप्शन सी गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा। ऑप्शन डी इंडियन जनरल नेविगेशन ऑफ रेलवे को लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन। करेक्ट आंसर इज सी गुजरात स्टील ट्यूब्स वर्सेस गुजरात स्टील ट्यूब्स मजदूर सभा 1979 में। क्वेश्चन क्या था? वेजेस और वर्किंग कंडीशंस को लेकर बात हो रही थी, स्ट्राइक की थी तो मास टर्मिनेशन कर दिया था 853 वर्कर्स का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्ट्राइक्स इलीगैलिटी डज नॉट मेक इट अनजस्टिफाइड और वारंट्स मास डिसमिसल। कि जस्ट बिकॉज उन्होंने स्ट्राइक किया इसका मतलब ये नहीं है कि अनजस्टिफाइड हो गया और आप इस तरह से मास डिसमिसल कर सकते हैं। मास टर्मिनेशन विदाउट इंडिविजुअल चार्जेस और हियरिंग्स इज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। उन्होंने कहा इस तरीके से 800-900 लोग को एक साथ निकाल देना, कोई इंडिविजुअल चार्जेस नहीं थे, कोई हियरिंग नहीं हुई, ये नेचुरल जस्टिस के राइट्स का वायलेशन है। राइट टू स्ट्राइक लेजिस्लेटिव पार्ट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। उन्होंने कहा कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होती है, मिल के एक अपने लिए बार्गेन करना, डील क्रैक करना, ये राइट टू स्ट्राइक उसका एक लेजिस्लेटिव पार्ट है। ठीक है। अलाइनिंग इंडस्ट्रियल लॉ विद डीपीएसपी। इस केस में इंडस्ट्रियल लॉज को डीपीएसपी से अलाइन करने की कोशिश की गई कि कुछ बेसिक रूल्स हैं जो नेचुरल जस्टिस के होते हैं और जस्ट बिकॉज लोगों ने स्ट्राइक किया, स्ट्राइक उनका करना हो सकता है अनजस्टिफाइड हो, पर उसकी वजह से आप मास डिसमिसल कर दें, 800-900 लोग को काम से निकाल दें, जस्टिफाइड नहीं होगा। वर्कर्स को रीइंस्टेट किया गया, प्रोटेक्टिंग एम्प्लॉयर्स फ्रॉम आर्बिट्ररी एक्शंस बाय मैनेजमेंट एंड प्रोमोटिंग फेयर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। इससे जुड़ा हुआ केस था। ठीक है, अगला देखते हैं। पिक आउट द केस दैट इज पॉपुलरली नोन एज सॉलिसिटर्स केस। ऑप्शन ए अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। ऑप्शन बी नेशनल यूनियन ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयज वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बॉम्बे। ऑप्शन सी सलीम एडवोकेट्स बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी सेंट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियंस। इसका आंसर है बी नेशनल यूनियन ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयज वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल बॉम्बे। इसमें क्वेश्चन क्या था? यूनियन रेज्ड अ डिस्प्यूट ओवर बोनस पेमेंट। बोनस पेमेंट को लेकर इशू हुआ, यूनियन ने बात उठाई, गवर्नमेंट ने केस रेफर किया इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल को। ठीक है, ट्रिब्यूनल ने रूल किया कि उनका ये भैया हमारा ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, वी लैक ज्यूरिसडिक्शन, क्योंकि सॉलिसिटर की जो फर्म होती है वो इंडस्ट्री नहीं होती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इसे अपील किया। बात उठी कि क्या जो प्रोफेशन ऑफ सॉलिसिटर का है वो एक इंडस्ट्री में आएगा या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने अपील को डिसमिस किया और अपहेल्ड किया कि सॉलिसिटर फर्म जो है वो एक इंडस्ट्री के अंदर नहीं आता है। इंडस्ट्री में डायरेक्ट एंड एसेंशियल कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय जरूरी है। एक्सक्लूजन ऑफ लिबरल प्रोफेशनल्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री, ये इस केस को ही फेमस कहते हैं सॉलिसिटर्स केस, नेशनल यूनियन ऑफ कमर्शियल एम्प्लॉयज। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द केस दैट इज रिलेटेड टू द नीड फॉर प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन ट्रेड यूनियंस। ठीक है। ट्रेड यूनियंस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना और प्रिजर्व करना, इससे रिलेटेड कौन सा केस है? ऑप्शन ए, जे इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। बी, रेलवे यूनियन वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। सी, ओएनजीसी वर्कमैन एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। डी, हनुमंत राव वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन। इसका आंसर है डी, हनुमंत राव वर्सेस रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेड यूनियन 1987। इस केस में दे चैलेंज द अमेंडमेंट्स टू ट्रेड यूनियन रूल। ट्रेड यूनियन के रूल्स को चेंज कर दिया गया था कि प्रेसिडेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दी गई थी, ठीक है, इलेक्शन से रिलेटेड एंड बहुत सारी चीजों पे। ठीक है। पर्टिकुलरली दोज ग्रांटिंग एक्सेसिव पावर्स टू यूनियन प्रेसिडेंट। कोर्ट ने कहा कि इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स जो है वो इलीगल हैं और उन रूल्स को स्ट्राइक डाउन करो जो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को वायलेट करते हैं। तो एक ट्रेड यूनियन के अंदर भी बेसिक डेमोक्रेसी मेंटेन करना जरूरी है, जो क्वेश्चन में था इंटरनल डेमोक्रेसी। ठीक है। ये बात हुई थी हनुमंत राव के केस में। नेक्स्ट, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का केस है। इंडस पीआईएल विच इशू वाज एक्सपोज बिफोर द कोर्ट। इसको हम पीआईएल के टॉपिक के अंदर कवर कर चुके हैं। पीआईएल के लेक्चर्स नहीं किए तो कर लो, 2 से 3 पार्ट है, मुश्किल से 4 क्वेश्चन वहां से एग्जाम में आते हैं और काफी इजी ही आते हैं। ठीक है। क्या था केस? ऑप्शन ए, द प्लाइट ऑफ सम डोमेस्टिक मेड्स हु वर सेक्सुअली असॉल्टेड बाय आर्मी मैन। ऑप्शन बी, एबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर। ऑप्शन सी, अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट्स इन दिल्ली। या फिर डी, पुअर सैलरी ऑफ मेड सर्वेंट्स। ठीक है। इसका आंसर है ए, डोमेस्टिक मेड्स वर सेक्सुअली असॉल्टेड बाय आर्मी मैन। इस केस के अंदर दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम केस के अंदर क्या हुआ था? 1993 की बात है। 6 ट्राइबल women who were also domestic workers, they were sexually assaulted on a train by army personals। 6 औरतें थी ट्रेन में, आर्मी के 6-8 लोगों ने उनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट किया था और रेप भी किया था। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला मैंडेटरी विक्टिम रिप्रेजेंटेशन, कि उनको उनके लीगल राइट्स बताना, लॉयर प्रोवाइड करना एक्सेट्रा, ये मैंडेटरी है। विक्टिम एनोनिमिटी, यानी उनकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना जरूरी है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन बोर्ड इन मामलों में, एंड रिहेबिलिटेशन स्कीम उन औरतों के लिए जिनके साथ ऐसा कुछ भी हुआ हो, उस केस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट्स दिए थे। तो ये केस याद रखना, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम किससे रिलेटेड है? सेक्सुअल असॉल्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड वेदर टीचर्स आर नॉट वर्कमैन। टीचर वर्कमैन होते हैं कि नहीं होते हैं, ये बात किस केस में फाइनल की गई थी? ऑप्शन ए, धरमगदर केमिकल वर्क लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ। ऑप्शन सी, जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स। ऑप्शन डी, सुंदरमल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। मोस्टली लोग गलती में तुक्के में इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी लिखा दिख रहा है। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है। हम दोनों केसेस के बारे में बात करेंगे। आंसर इज ऑप्शन डी, सुंदरम बल वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। क्या हुआ था यहाँ? क्लियर की थी कि टीचर वर्कमैन नहीं होते हैं, प्रोफेशनल वर्क है उनका, ना कि मैनुअल स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर जैसा। ठीक है। इस केस ने कंफर्म किया था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एज इंडस्ट्री काम करते हैं कि नहीं। कोर्ट सजेस्टेड गवर्नमेंट क्रिएट स्पेसिफिक लॉज फॉर टीचर मैनेजमेंट डिस्प्यूट। बेसिकली टीचर एक वर्कर नहीं है, ये बात फाइनल हुई थी सुंदरम बल वर्सेस स्टेट ऑफ गोवा। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस रामनाथ 1963 केस में क्या बात हुई थी? डीयू एंड मिरांडा हाउस को लेके, कि टर्मिनेटेड एम्प्लॉयमेंट ऑफ 2 बस ड्राइवर्स। ठीक है। एंड उन्होंने कॉम्पेंसेशन मांगा, तो सवाल ये उठा कि डीयू तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, क्या वो एक इंडस्ट्री है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंडस्ट्रीज नहीं होते हैं। ये 63 का केस है। ठीक है। बाद में और केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले वो इंडस्ट्री है भी, तो भी टीचर वर्कर नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 2 सीसी ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट क्लोजर मींस। अब ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। 2 सीसी पे जाओ और क्लोजर की डेफिनेशन देख लो। ऑप्शन ए, परमानेंट क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट ऑफ इट। ऑप्शन बी, पार्टली क्लोजिंग डाउन ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और पार्ट देयर ऑफ। ऑप्शन सी, टेम्पररी क्लोजिंग डाउन। ऑप्शन डी, शॉर्ट टर्म क्लोजिंग। तो 4 चीजें हैं, परमानेंट क्लोजिंग, पार्टली क्लोजिंग, टेम्पररी क्लोजिंग या शॉर्ट टर्म क्लोजिंग। करेक्ट आंसर इज ए, परमानेंट क्लोजिंग। जाके देखोगे तो लिखा है क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर इज नॉट अ वर्कमैन विद इन द पर्व्यू ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। ये किस केस में था? देखो रिपीट हुआ, अभी हमने पढ़ा था ए, सुंदरम्बल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ गोवा। ठीक है। Next, the text of the certified standing orders shall be prominently posted by the employers in dash and in the language understood by the majority of his workmen। जो भी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं उनको पब्लिश करके एम्प्लॉयर को लगाना होता है पब्लिकली। एक तो जो उस लैंग्वेज में जो मेजोरिटी वर्कमैन को समझ में आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी फैक्ट्री है जो भी अगर गुजरात में है, तो ज्यादातर लोगों को गुजराती आती होगी, तो एक तो आप गुजराती में लगाओगे उस लैंग्वेज में जो ज्यादातर लोग समझते हैं। उसके अलावा एक लैंग्वेज मेंशन्ड है जिसमें आपको लगाना है, वो कौन सी है? ए हिंदी, बी इंग्लिश, सी देवनागरी या फिर डी
देवनागरी स्क्रिप्ट, या फिर डी लैंग्वेज स्पेसिफाइड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका करेक्ट आंसर इज ए इंग्लिश। सेक्शन 9 में जाके देखोगे पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ये फैक्ट्रीज एक्ट में है कि इंग्लिश एंड इन द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय मेजॉरिटी ऑफ वर्कमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्रीज एक्ट इज कॉल्ड एज, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल होता है सारे फैक्ट्री पे, ऑक्यूपायर, मैनेजिंग डायरेक्टर, चेयरमैन या मैनेजर। इसका आंसर है ए ऑक्यूपायर। डेफिनेशन में देखोगे ऑक्यूपायर की डेफिनेशन दी है, पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री। फर्म के केस में, कंपनी के केस में, फैक्ट्री के केस में कैसे फंक्शन करता है लिखा हुआ है। नेक्स्ट, if the factory employs more than 1,000 workers, they should appoint qualified dash to carry out prescribed duties. एक फैक्ट्री में अगर 1,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं तो उन्हें किसको अपॉइंट करना चाहिए टू कैरी आउट प्रिस्क्राइब ड्यूटीज? सेफ्टी ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर इज ए सेफ्टी ऑफिसर। 40B में दिया है, वेर इन 1,000 और मोर वर्कर्स आर ऑर्डिनरली एम्प्लॉयड, वहां पे होना चाहिए ताकि कोई भी रिस्क हो, बॉडीली इंजरी एक्सेट्रा, उसको वो चेक कर सके। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए क्या कंडीशन दी हुई है बेराक में। ठीक है, नेक्स्ट, what is the maximum period for which any woman shall be entitled to maternity benefit under the Maternity Benefit Act 1961? प्लीज मेक श्योर आपके बेयर एक्ट में ये एक्ट मेंशनड हो। उल्टा अब रिसेंट टाइम में तो कोड्स भी आ गए हैं, वो भी आपके पास होने चाहिए क्योंकि 2024 में भी आप देखोगे क्वेश्चन कोड से पूछे गए हैं। खैर, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में मैक्सिमम पीरियड जिसके लिए एक औरत को मेटर्निटी बेनिफिट मिल सकता है 6 वीक्स, 8 वीक्स, 12 वीक्स या 26 वीक्स। करेक्ट आंसर इज डी 26 वीक्स। मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट में आप देखोगे जाके तो दिया हुआ है शुरुआत में कि मैक्सिमम पीरियड जिस जो टाइम है वो 26 वीक्स है। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर व्हाट ड्यूरेशन इज अ वुमन एंटाइटल्ड टू लीव विद वेजेस? लीव विद वेजेस मतलब क्या होता है? पेड लीव, पैसा मिलेगा बट छुट्टी मिलेगी। ट्यूबेक्टोमी ऑपरेशन के लिए अकॉर्डिंग टू मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट 2 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स या 8 वीक्स। इसका करेक्ट आंसर इज ए 2 वीक्स। 9A सेक्शन में देखोगे 2 वीक्स मेंशनड है। ठीक है, what should be the minimum number of workers originally employed in any factory for having at least one canteen in the factory as per the act? फैक्ट्रीज एक्ट में जाओगे, एक पूरा सेक्शन है कैंटीन पे, उसमें जाके पढ़ो। पूछा है कि मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, वर्कर होने चाहिए फैक्ट्री में कि वहां कम से कम एक कैंटीन जरूर हो। 100, 150, 200 या 250। करेक्ट आंसर इज 250। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है। क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ अ वर्कमैन? इनमें से कौन जो है वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आता है? सुपरवाइजर वाइजर ड्रॉइंग सैलरी ऑफ 6,000, 8,000, 10,000 या 12,000। कौन नहीं आता है ये पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सुपरवाइजरी कैपेसिटी की बात की गई है वर्कमैन की डेफिनेशन के अंदर। डज नॉट इंक्लूड, हमसे भी क्या पूछा है? डज नॉट इंक्लूड, ये लोग इंक्लूडेड नहीं है। यानी who being employed in a supervisory capacity draws wages exceeding 10,000 per mensim और exercises, कोई भी यानी जो 10,000 से ज्यादा सैलरी पाता है वो इंक्लूडेड नहीं है। ठीक, अब क्वेश्चंस देखते हैं जो लास्ट ईयर आए थे 2024 में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर गिवन इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020? कोड्स आ चुके हैं 2020 में, उनके बेसिस पे क्वेश्चन आया था। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में कौन कौन इंक्लूडेड है इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर? ऑक्यूपायर ऑफ फैक्ट्री, कॉन्ट्रैक्टर, मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द फैक्ट्री। ऑप्शन है ए 4 ओनली यानी ये, बी है 1, 3 एंड 4, सी है 1, 2 एंड 4, डी है 1, 2 एंड 3। ओके, आंसर इज डी 1, 2 एंड 3। क्यों? देखो ये कोड का स्क्रीनशॉट लगा हुआ है। एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में कौन कौन इंक्लूडेड है? फैक्ट्री के केस में ऑक्यूपायर इंक्लूडेड है, यानी ये आंसर में होगा, तो एक ऑप्शन ये एलिमिनेट हो गया। 1 है सब में। ठीक है, फिर हमें दिया है मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री भी इंक्लूडेड है, यानी कि ऑप्शन 3 भी सही है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया और ये भी एलिमिनेट हो चुका है। अब ये दो बचते हैं, 1 और 3 यहाँ पे भी है, 1 और 3 यहाँ पे भी है। अब 2 और 4 पे डिपेंड करेगा, जिसमें 2 या 4 आएगा उस हिसाब से। कॉन्ट्रैक्टर इंक्लूडेड है तो ऑप्शन 2 इंक्लूडेड होना चाहिए, तो आंसर आपका डी आपको पता चल गया 1, 2 एंड 3। 4 क्यों नहीं है? मैनेजिंग डायरेक्टर, क्योंकि लिखा तो दिख रहा है पर ध्यान दो कि यहाँ लिखा है मैनेजिंग डायरेक्टर फैक्ट्री में और यहाँ पे लिखा है इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट। फैक्ट्री के केस में यहाँ पे सिर्फ ऑक्यूपायर और मैनेजर दिया है, एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर दिया है। ठीक है, तो वो हमें नहीं दिया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ फैक्ट्री नहीं है हमारे लिए, तो 4 नहीं होगा, यानी कि डी 1, 2 एंड 3 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन हैज बीन इंक्लूडेड अंडर सोशल सिक्योरिटी कोड 2020? तो इसके अंदर कौन कौन से लेजिस्लेशन इंक्लूड किए गए हैं? Maternity Benefit Act, Payment of Gratuity Act, Payment of Bonus Act, Employee Exchanges Compulsory Notification of Vacancies Act। ऑप्शन है ए ओनली 3, बी 3 एंड 4, सी 1, 2 एंड 4 या फिर डी चारों। करेक्ट आंसर इज सी 1, 2 एंड 4। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट अटैच किया, आप देखोगे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कंपलसरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट इंक्लूडेड है, मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट इंक्लूडेड है और ग्रेट्युटी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, बट इसमें पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट कहीं भी नहीं दिख रहा है। ओके,
तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश हैव नॉट बीन set up under the provision of Industrial Dispute Act for adjudication of industrial disputes in an organization। क्या चीज है इन ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट्स में से जो नहीं सेटअप किया गया है अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट फॉर एडजुडिकेशन? इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल्स, लेबर कोर्ट्स या नेशनल ट्रिब्यूनल? ये वैसे पढ़ के भी समझ में आ रहा है एनवायरमेंटली है, बट फिर भी बेयर एक्ट में सेक्शन 7 लेबर कोर्ट्स के बारे में है, सेक्शन 7 ये ट्रिब्यूनल्स के बारे में है और 7 बी नेशनल ट्रिब्यूनल्स के बारे में है। तो तीनों चीजों के ऊपर बेयर एक्ट में पूरे पूरे सेक्शन हैं। आंसर इज बी, एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल, वो यहाँ पे नहीं है। अब ये क्वेश्चन लंबा दिख रहा है बट ध्यान से पढ़ना, आंसर आ जाएगा। XYZ टेक्सटाइल कोई एक कंपनी है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, रिसेंटली टर्मिनेटेड 4 वर्कर्स विदाउट प्रोवाइडिंग एनी कॉम्पेंसेशन। 4 लोगों को काम से निकाल दिया बिना कॉम्पेंसेशन दिए। द टर्मिनेशन वाज बिकॉज ऑफ द मिसकंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द वर्कर्स। निकालने की वजह क्या थी? मिसकंडक्ट। कंपनी इशूड अ शो कॉज नोटिस एंड द डिसिप्लिनरी इंक्वायरी वाज कंडक्टेड। शो कॉज नोटिस दिया गया, बकायदा इंक्वायरी की गई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी द सर्विसेज वाज व्हिच वाज रिजेक्टेड बाय द मैनेजमेंट, ठीक है। रिकमेंडेशंस दिए गए कमिटी के, ठीक है, और उन लोगों को निकाला गया। अग्रीव्ड बाय द रिजेक्शन द वर्कर्स हैव फाइल्ड अ कंप्लेंट ऑफ दीज एम्प्लॉइज, ठीक है। बेसिकली रिजेक्शन जो हुआ उसकी वजह से वर्कर्स ने एक पिटिशन फाइल की, ठीक है, कि हमें टर्मिनेट किया गया है। The workers claimed the retrenchment compensation complaint in the labor code under the provisions of the Industrial Disputes Act। उनका क्लेम क्या है? रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। अब इस प्रॉब्लम के बेसिस पे आंसर बताओ। इसको अब सिंपल शब्दों में बोले, एक कंपनी ने कुछ लोगों को काम से निकाल दिया। कंपनी ने कहा कि हमने मिसकंडक्ट की वजह से निकाला है, शो कॉज नोटिस दिया, इंक्वायरी की, कमिटी बिठाई और फिर निकाल दिया, ठीक। सामने वाला कह रहा है कि नहीं नहीं गलत हुआ है, एंट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। अब सवाल यह है कि चूज करो सही आंसर क्या है। पहला स्टेटमेंट है टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट सो नो कॉम्पेंसेशन। पहला स्टेटमेंट कहता है कि ये टर्मिनेशन रिट्रेंचमेंट में नहीं आता, इसलिए कोई कॉम्पेंसेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, टर्मिनेशन अमाउंट्स टू ले ऑफ, इसलिए कॉम्पेंसेशन मिलेगा। तीसरा, टर्मिनेशन अमाउंट्स टू रिट्रेंचमेंट, इसलिए कॉम्पेंसेशन मिलेगा। या फिर चौथा, टर्मिनेशन वायलेटेड द प्रोविजंस अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, हेंस द कॉम्पेंसेशन विल बी अवॉर्डेड। मेरे अकॉर्डिंग आंसर है ए, टर्मिनेशन डज नॉट अमाउंट टू रिट्रेंचमेंट। क्यों? देखो, रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन में देखें तो हमें बोला गया था अगर कोई टर्मिनेशन एम्प्लॉयर करे ऑफ द सर्विस ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज दैन एज अ पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड बाय अ वे ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई पनिशमेंट दी है बिकॉज ऑफ एनी मिस्टेक और समथिंग, डिसिप्लिनरी एक्शन लेते हुए, उसको छोड़ के किसी और वजह से आप टर्मिनेट कर देते हो फॉर एनी रीजन, तो रिट्रेंचमेंट होता है। और कुछ कंडीशंस में नहीं वैलिड होता है, वो यहाँ दिए हैं जिन पे हम पीवाईक्यूज कर चुके हैं, ठीक है। इल हेल्थ एक्सेट्रा, इनके केस में रिट्रेंचमेंट नहीं मानते हैं। पर अगर किसी भी वजह से आपको टर्मिनेट किया जाए सिवाय इस बात के कि आपको पनिशमेंट दी गई है डिसिप्लिनरी एक्शन लेके, उस केस में रिट्रेंचमेंट नहीं होता है। मिसकंडक्ट के केस में डिसिप्लिनरी एक्शन हुआ है, कमिटी बैठाई, इंक्वायरी हुई, सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि मिसकंडक्ट था, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी प्रॉपर की गई, फिर टर्मिनेट किया गया, तो ये रिट्रेंचमेंट नहीं होना चाहिए और इसलिए कॉम्पेंसेशन नहीं बनता है। अगर बिना कुछ बोले, बिना कुछ किए, बिना किसी बात के सीधे सीधे निकाल दिया होता तो जरूर बनता, क्योंकि कोई भी पनिशमेंट नहीं मिली है आपको किसी डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत, ना इनमें से कोई रीजन फिट हो रहा है और आपको काम से निकाल दिया है, तो उस केस में बनता। पर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है, शो कॉज नोटिस दिए, इंक्वायरी हुई है, कमिटी बैठी है, तो उस केस में हम तो ये मानेंगे कि यहाँ पे प्रॉपर टर्मिनेशन किया गया है इस ग्राउंड पे, और इस केस में रिट्रेंचमेंट नहीं होता है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। कोई भी एरर लग रहा हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वी आर डन विद पार्ट 3 हियर। लेबर लॉ इज डन नाउ। 3 पार्ट्स थे, छोटे छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं है। तीनों को कर लोगे तो लेबर लॉ कवर हो जाएगा। 4 क्वेश्चन आते हैं इससे। 2024 के क्वेश्चंस को अगर आप देखोगे तो सिक्योरिटी कोड और इंडस्ट्रियल कोड से भी क्वेश्चंस आए हैं, तो उनके भी बेयर एक्ट आप लेके जाना इन दैट केस। जबकि पुराने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट एक्सेट्रा उन पे भी आ रहे हैं, तो आपके ऊपर आप बेयर एक्ट लेके जाओ तो बेटर है। नहीं यूज होगा कोई बात नहीं, बट ऐसा ना हो कि एग्जाम में मान लो, देखो इस बार में आप देखो 2024 में एक क्वेश्चन सोशल सिक्योरिटी कोड बिल से आ गया, इंडस्ट्रियल कोड से आ गया। अब अगर आपके पास उसका बेयर एक्ट नहीं था या आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो उस केस में 2 क्वेश्चन आप नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। ये लास्ट वाला कर लोगे और पहला वाला भी कर लोगे, इसको नहीं कर पाओगे। तो 4 में से 2 आएंगे, ठीक है। अब आपकी किस्मत है, हो सकता है एक भी क्वेश्चन उस टाइप का ना आए, हो सकता है चारों आ जाएं। इवन उससे पहले वाले में भी आप देखो, अगर 2023 में, तो मेटर्निटी बेनिफिट से क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बहुत से बेयर एक्ट्स मार्केट में ऐसे हैं जिसमें मेटर्निटी बेनिफिट एक्ट नहीं दिया हुआ है, तो अगर नहीं है तो आप सेपरेटली उसका ले लें एक पेपर्स पे, बिकॉज क्वेश्चन एकदम रिसेंट ईयर्स में हम देख रहे हैं कि उस पर पूछा गया है, ठीक है। दोबारा पूछ लें तो ऐसा नहीं हो कि इजी क्वेश्चन था पर हमारे पास किताब नहीं थी, क्योंकि आप देखोगे मैटरनिटी बेनिफिट से बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे दोनों बार, एकदम सेक्शन टू सेक्शन कट टू कट आंसर दिए हुए थे।
तो ऐसे क्वेश्चंस को लेट गो करना बहुत खल जाएगा एग्जाम में। तो इट्स ओके बेरा, कैरी करना इज नेवर अ प्रॉब्लम। प्लीज डोंट डू दिस कि लेके ही नहीं गए अपने साथ। ले जाओ, नहीं काम आएगा कोई बात नहीं, घर में रखा रहेगा, आगे काम आएगा, वेस्ट नहीं होगा कभी, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट प्लीज लगा लेना। आपके 4 क्वेश्चंस यहाँ से सॉलिड कवर हो जाएंगे। इसके बाद अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जल्दी, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लेना। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दी वीडियो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और कुछ भी एरर हो या कोई भी प्रॉब्लम लगे तो आप फील फ्री टू आस्क इन कमेंट्स, ठीक है। कीप वॉचिंग, बाय बाय।